जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक डॉक्यूमेंट्री द इंडियन प्रेडेटर के बारे में, जो कि एक कातिल की कहानी है जिसको दिल्ली का बुचर कहा जाता था। दोस्तों डॉक्यूमेंट्री बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है, तो अगर आप कमजोर दिल के इंसान हैं तो इस वीडियो को मत देखिएगा। दोस्तों हम 5 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा करीब हैं, तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिल्म की शुरुआत में हमें सुंदर सिंह यादव दिखाए जाते हैं, जो कि 2006 में दिल्ली पुलिस में एसीपी की पोस्ट पर थे। वो हमें एक केस नरेट करते हुए बताते हैं कि जब दिल्ली के वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में उनकी ड्यूटी लगी हुई थी, तो 20 अक्टूबर 2006 को सुबह के वक्त पुलिस स्टेशन में उनको एक कॉल आता है। उस कॉल को वहाँ पे मौजूद इंस्पेक्टर बालाकिशन अटेंड करते हैं और दूसरी तरफ जो आदमी होता है वो उन्हें बताता है कि उसने तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर एक डेड बॉडी रखी हुई है। ये सुनकर बालकिशन तिहाड़ जेल पर मौजूद एक हेड कांस्टेबल को चेक करने के लिए कहते हैं, और जब वो वहाँ पे चेक करने जाता है तो उसे सच में वहाँ पे टोकरी में बंधी एक डेड बॉडी मिलती है। ये खबर मिलते ही एसीपी सुंदर अपनी टीम के साथ वहाँ पे पहुँचते हैं, और जब वो उसे खोलते हैं तो उन्हें उसके अंदर 28 से 30 साल के आदमी की लाश मिलती है, जिसकी बॉडी तो वहाँ पे मौजूद थी लेकिन उसका सर गायब था। उस बॉडी को प्लास्टिक और अखबारों से पूरी तरह ढका हुआ था, जिससे कि उस बॉडी से एक भी खून का कतरा बाहर ना गिरे। उस डेड बॉडी के साथ इंस्पेक्टर को एक लेटर भी मिलता है जो कि उस किलर ने लिखा था। उस लेटर में किलर ने पुलिस को बहुत ही गंदी गंदी गालियां दी होती हैं, और उस किलर का कहना था कि पहले तो वो एक झूठे केस में फंस गया था, पर अब वो असली में लोगों को मारेगा। उसके अंदर उसने पुलिस को खुली चेतावनी दी हुई थी और उनसे कहा था कि अगर उनके बस की है तो वो उसे पकड़ के दिखाएं। उस लेटर में किलर ने आखिर में अपना इनिशियल सीसी लिखा होता है। फिर हम जर्नलिस्ट अमित कुमार झा को देखते हैं, जो बताते हैं कि उस मर्डर की खबर एक अखबार में छपी थी, जिसमें एडिटर ने सब कुछ वहाँ लिख दिया था कि किलर ने पुलिस को खुली चेतावनी दी है। उस अखबार की वजह से वो केस बहुत ही ज्यादा संगीन हो गया था, क्योंकि अब सभी की नजर पुलिस पे थी कि वो उस कातिल को पकड़ पाते हैं या नहीं। पुलिस को उसको पकड़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया था, वरना वो इसी तरह और भी मर्डर्स करता रहता। फिर हमें हरगोविंदर सिंह दिखाए जाते हैं, जो कि दिल्ली की वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में डीसीपी थे। वो आगे हमें बताते हैं कि उन्हें जो डेड बॉडी मिली थी वो पूरी तरह से नेकेड थी। आगे वो हमें बताते हैं कि तिहाड़ जेल के सामने जब उन्हें वो बॉडी मिली थी तो उसे कुछ देर बाद इंस्पेक्टर बालकिशन को उस कातिल ने कॉल किया था। उसने इंस्पेक्टर को बताया था कि तिहाड़ जेल के बाहर जो हेड कांस्टेबल बलबीर है, उसने एक बार उस किलर के साथ गलत करने की कोशिश की थी जब वो झूठे केस में अंदर हुआ था। उसके बाद एसीपी सुंदर जब उस इंस्पेक्टर से फोन लेकर किलर से बात करते हैं, तो वो किलर एसीपी सुंदर को चैलेंज करता है कि अगर उसमें दम है तो वो उसे पकड़ के दिखाए। इसके साथ साथ वो उन्हें ये भी कहता है कि ऐसे तोहफे वो उन्हें बार बार भेजता रहेगा, जिसका ये मतलब था कि वो आगे और भी मर्डर्स करने वाला था। इससे पुलिस समझ गई थी वो किलर असल में लोगों के सामने फेमस होना चाहता था, क्योंकि दिल्ली में पहले भी ऐसे बहुत सारे केस फाइल हुए थे, पर उनकी डेड बॉडी से कोई पहचान ना मिलने के कारण हर बार उस केस को बंद कर दिया जाता था। अब पुलिस बहुत सारे तरीकों से किलर को ढूंढना शुरू कर देती है, जिसमें सबसे पहले वो किलर की लोकेशन ट्रेस करते हैं, और उन्हें पता चलता है कि किलर ने जो फोन किया था वो अलग अलग जगह से किए थे। वो उन दोनों जगहों पर पहुंचते हैं और वहां पे छानबीन करना शुरू करते हैं। उन्हें एक शॉप ओनर से पता चलता है कि उस जगह से सिर्फ एक आदमी ही फोन करके गया है। उसके बाद पुलिस उस शॉप ओनर से उस किलर का स्केच बनवाती है। अब दोस्तों डेड बॉडी के साथ मिले हुए लेटर में जो लिखा गया था उससे जाहिर होता है कि किलर पुलिस से बहुत ही ज्यादा चिढ़ा हुआ था, और इसी के साथ हम ये भी जान पाते हैं कि जिस तरह के वर्ड उसने यूज किए थे वो असल में बिहारी भाषा के थे। इस बात से पुलिस समझ गई थी शायद उनका कातिल बिहार से है। इसी लेटर से हमें यह भी पता चलता है कि उसी किलर ने 2003 में भी मर्डर किया था, और उसकी डेड बॉडी भी उसने तिहाड़ जेल के सामने फेंक दी थी। और ये बात सच भी थी, क्योंकि एसीपी सुंदर उस केस की रिपोर्ट्स देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि 2003 दिसंबर में भी उन लोगों को ऐसी ही डेड बॉडी मिली थी, पर उसे कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाया था, इसीलिए वो केस को बंद कर दिया गया था। पुलिस को उस किलर के खिलाफ एक और एविडेंस मिलता है, क्योंकि उसने फोन पर खुद कहा था कि हेड कांस्टेबल बलबीर उसके साथ बदतमीजी करता था, जिससे कि एसीपी सुंदर ये बात पता लगाते हैं कि हेड कांस्टेबल बलबीर की ड्यूटी किस वक्त उस जेल के अंदर थी, और उससे वो लोग लिस्ट भी बनाते हैं जिसमें करीब 35 लोग थे। और जब वो उन लोगों से पूछताछ करते हैं तो उन्हें कुछ खास पता नहीं चल पाता। अब धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, और इसी बीच 25 अप्रैल 2007 को एसीपी सुंदर सिंह को एक कॉल आता है और उन्हें पता चलता है कि उसी जेल के सामने एक और डेड बॉडी मिली है। वो डेड बॉडी भी सेम उसी जगह पे रखी गई थी जहाँ पे पहली डेड बॉडी रखी गई थी। इस बार उसने उस डेड बॉडी को रस्सी से बांधा था, और वो रस्सियां इतनी टाइट बंधी थी कि कोई भी उसे खोल नहीं पा रहा था। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है जो कि एसीपी की मदद करता है उस डेड बॉडी को खोलने में, और रस्सियां खोल के वो वहाँ से चला जाता है। तभी पुलिस ने देखा कि उसकी बॉडी का भी सिर गायब है जैसे कि पहली बॉडी का था, और किलर ने उस बॉडी का हाथ भी काट डाला था जो कि गायब था। पर इस बार पुलिस को डेड बॉडी के साथ कोई लेटर नहीं मिलता। तभी एसीपी को थोड़ी देर में खबर मिलती है कि उस डेड बॉडी के बाकी बॉडी पार्ट 30,000 ही कोर्ट में पाए गए हैं, और उस समय पुलिस के पास सीसीटीवी फैसिलिटी नहीं थी, जिसके कारण वो किलर का आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पा रहे थे, और ये केस सिर्फ इमेजिनेशन बेसिस पे आगे बढ़ रहा था। और सबसे ज्यादा परेशानी की बात ये थी कि पुलिस को ये तक नहीं पता था कि वो डेड बॉडीज किसकी हैं, क्योंकि वो डेड बॉडीज
हेडलेस थी और बिना हेड के वो कैसे पता लगा पाते। अब ये केस बहुत ही बड़ा बनता जा रहा था, इसीलिए इसे सॉल्व करने के लिए कुछ फाइन ऑफिसर्स की टीम बनाई गई जिसके हेड थे डीसीपी हरगोविंदर। पर इस इन्वेस्टिगेशन के बीच 18 मई 2007 को उन्हें तीसरी डेड बॉडी मिलती है जो कि बाकी बॉडीज की तरह तिहाड़ के सामने ही रखी हुई थी और इस बार उस बॉडी के साथ एक लेटर भी था। उस लेटर में किलर ने पुलिस को पहली वहां पे रखी हुई 2 डेड बॉडीज के बारे में बताया था, जिसमें से पहली बॉडी को पुलिस ने अच्छे से चेक नहीं किया क्योंकि उस डेड बॉडी के हाथ पर अमित लिखा हुआ था जो कि पुलिस ने अखबार में भी नहीं डलवाया था, जिसका मतलब ये था कि वो किलर पुलिस के हर स्टेप पर नजर रखे हुए था और वो ये भी चाहता था कि पुलिस उसके ऊपर इनाम रखे और लोग उसके नाम से डरे। उस लेटर को देखने के बाद पुलिस ये बात भली भांति समझ गई थी कि वो कातिल किसी से नहीं डरता है। उस लेटर में किलर ने यह भी लिखा हुआ था कि साल भर में उसने 7 से 8 मर्डर पहले भी किए हैं, क्योंकि अगर वो मर्डर ना करे तो उसका दिमाग खराब होने लगता है और वो पागल होने लगता है। दोस्तों, पुलिस को किलर के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिल रहा था और उनके ऊपर पब्लिक का प्रेशर भी बढ़ता जा रहा था। और फिर इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह अपने एक खबरी की हेल्प लेता है और उसे इस केस के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। वो खबरी छानबीन करता है और उसे वहाँ पे एक डॉक्टर के बारे में पता चलता है। वो तुरंत उस डॉक्टर का एड्रेस इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह को देता है और एसीपी सुंदर और नरेंद्र सिंह वहाँ पे जाते हैं उससे पूछताछ करने के लिए। तभी उस डॉक्टर को उस किलर का फोन आ जाता है, जिससे एसीपी और नरेंद्र सिंह उस डॉक्टर को अपने साथ स्टेशन लेकर जाते हैं और वहाँ पे वो डॉक्टर उसे बताता है कि असल में उस किलर का नाम चंद्रकांत झा है और उसकी 5 बेटियां हैं जिनका जन्म डॉक्टर ने अपने क्लिनिक में ही किया था। वो डॉक्टर उसे ये भी बताता है कि एक बार उसके साले के साथ चंद्रकांत की किसी बात पर बहस हो गई थी और वो उसे बहलाकर अपने साथ घर लेकर गया और उसे मारने की कोशिश भी की थी, पर उसी वक्त डॉक्टर वहाँ पे पहुंच गया जिससे उसके साले की जान बच गई थी। अब एसीपी उस डॉक्टर से वापस चंद्रकांत को फोन करवाता है और चंद्रकांत डॉक्टर को बताता है कि वो कल शाम 4 बजे उसके क्लिनिक आएगा। ये सुन के पुलिस की पूरी टीम अगले दिन अपना भेष बदल के वहाँ पे पहुंचती है और क्लिनिक के बाहर चंद्रकांत के वहाँ आने का इंतजार करती है, लेकिन जब 4 बज जाते हैं तो चंद्रकांत वहाँ पे नहीं आता और फिर वो चंद्रकांत के फोन को वापस से ट्रेस करने की कोशिश करते हैं, जिससे उन्हें 2 इलाकों की लोकेशन मिलती है और वो अपनी पूरी टीम को दोनों इलाकों में चंद्रकांत को ढूंढने के लिए लगा देते हैं। उनके पास अब भी कोई पक्का एविडेंस नहीं था कि चंद्रकांत उन्हें वहीं पे मिलेगा। तभी डॉक्टर के साले से पुलिस को पता चलता है कि चंद्रकांत के पास एक कार्ट है और ये खबर जल्दी से एसीपी सुंदर और नरेंद्र सिंह को बताई जाती है। नरेंद्र सिंह अपने सामने एक कार्ट खड़ी देखता है और वो उस घर में घुस जाता है। वहाँ पे उसे चंद्रकांत मिलता है और वो उसे पकड़ लेता है। अब एसीपी सुंदर चंद्रकांत से अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, जहाँ चंद्रकांत एक ही बार में सुंदर सिंह को पहचान जाता है क्योंकि उसने पहली बार सुंदर सिंह से ही फोन पर बात करी थी। वो सुंदर सिंह से कहता है कि अगर वो लोग उसे नहीं मारेंगे तो वो सब कुछ उन्हें सच सच बताएगा। इसके बाद सुंदर सिंह उसे एक एक करके सवाल पूछते हैं और चंद्रकांत बताता है कि वो बिहार के गोसाई गांव का रहने वाला है। उसकी माँ एक टीचर थी और पापा नहर विभाग में काम करते थे, पर उसको अपने घर वालों से दिक्कत थी क्योंकि उन्होंने उसकी परवरिश पे कभी ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से उसने गाँव छोड़ दिया और वो दिल्ली आ गया, जहाँ उसने आजादपुर मंडी नाम की एक जगह पर काम शुरू कर दिया क्योंकि वहाँ पर बिहार के बहुत सारे लोग काम की तलाश में आया करते थे और आधे लोग वहाँ पे चंद्रकांत के गाँव के ही थे, इसीलिए उसे काम आसानी से मिल गया और वो वहीं पे काम करने लगा। जब वो मंडी में काम किया करता था तो कई बार पुलिस वालों ने उसे परेशान किया और उससे पैसे भी मांगे। फिर चंद्रकांत एसीपी को एक पंडित के बारे में भी बताता है जो कि वहाँ पर काम करने वाले सारे मजदूरों के एसोसिएशन को संभालता था और हर महीने उनकी सैलरी में से कुछ पैसे वो अपनी जेब में रख लेता था क्योंकि उसे आगे पुलिस वालों और बाकी लोगों को पैसे देने होते थे। उसने पंडित को समझाया था कि वो ऐसा ना करे, जिसकी वजह से पंडित और उसकी लड़ाई भी हो गई थी। उस लड़ाई में चंद्रकांत ने पंडित के हाथ पर चाकू मार दिया था, जिससे कि पंडित ने उस पे केस कर दिया और पुलिस ने चंद्रकांत और उसकी वाइफ को झूठे केस में फंसाकर अंदर डाल दिया, जबकि उसकी बीवी वहाँ पर थी भी नहीं। इस बात से चंद्रकांत को बहुत गुस्सा आया और वो पंडित से बदला लेना चाहता था। जब वो जेल से बाहर निकला तो उसने सबसे पहले पंडित का मर्डर किया और वही था जिसका 1998 में मर्डर हुआ था और तिहाड़ जेल के सामने उसकी बॉडी मिली थी। उसके बाद चंद्रकांत ने अपनी वाइफ और बच्चों को एक अलग घर में शिफ्ट कर दिया था और खुद एक अलग घर में रहता था जहाँ उसने सारे मर्डर्स किए। फिर वो एसीबी को अपने खून करने के पैटर्न के बारे में बताता है कि किस तरह वो अपने विक्टिम को मारा करता था। सबसे पहले पुलिस को जो बॉडी मिली थी वो उसके दोस्त अनिल की थी और वो अपने दोस्त को बहुत ही अच्छी तरह ट्रीट करता था, पर जब उसके दोस्त ने बिना पूछे उसके पैसे खर्च करना चालू कर दिए तो चंद्रकांत को इससे बहुत गुस्सा आया और उसने खाना खिलाने के बहाने अपने दोस्त को अपने घर बुलाया और वहीं पे उसका गला दबा के उसे मार डाला। उसके बाद उसने अनिल की बॉडी के टुकड़े किए और उस बॉडी को एक टोकरी में पैक करके उसने तिहाड़ जेल के सामने फेंक दिया और उसका सर यमुना नदी में फेंक दिया, जिससे उसकी आइडेंटिफिकेशन ना हो सके। चंद्रकांत पुलिस को कहता है कि जो उसके साथ बुरा करता है वो उसी के साथ बुरा करता है। वो उन्हें बताता है कि सेकंड बॉडी उपेंद्र नाम के आदमी की थी, जिसने उसे इसीलिए मारा क्योंकि उपेंद्र का बिहेवियर चंद्रकांत के साथ अच्छा नहीं था। एसीपी सुंदर का कहना था कि चंद्रकांत जिसे भी मारता था उससे पहले वो अपने विक्टिम को सुधरने का चांस देता था और जब उसका विक्टिम नहीं मानता था तो वो उसे बड़ी ही बेरहमी से मार डालता था और सभी मर्डर्स का पैटर्न बिल्कुल सेम था। एसीपी आगे बताते हैं कि जब चंद्रकांत ने उपेंद्र की बॉडी तिहाड़ के सामने डाली
डाली थी। तो वो पुलिस के बीच भी आया था और ये वही लड़का था जिसने सेकंड बॉडी को खोलने में पुलिस की मदद करी थी। पर उस टाइम पुलिस को बिल्कुल भी खबर किलर है और तिहाड़ के सामने ही बॉडी रखने का उसका ये मकसद था कि वो हमेशा पुलिस को नीचा दिखाना चाहता था कि वो लोग अपना काम ढंग से नहीं करते। जो लास्ट बॉडी पुलिस को मिली थी वो दलीप नाम के आदमी की थी और उसे चंद्रकांत ने इसीलिए मारा क्योंकि वो चंद्रकांत को बहुत झूठ बोला करता था, जिससे कि चंद्रकांत को बहुत बुरा लगा और उसने उसको मार के उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसके बॉडी पार्ट्स को उसने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंक दिए। अब हम फॉरेंसिक एक्सपर्ट से जान पाते हैं कि चंद्रकांत ने जब अपना पहला मर्डर किया होगा तो उसके दिमाग में वही पैटर्न बैठ गया होगा, इसीलिए वो वही सेम पैटर्न अपनाता था और लेटर में अपना इनिशियल सीसी लिखा करता था जिसका मतलब था चंद्रा ही चंद्रा है। और ऐसा उसने अपना नाम इसीलिए रखा था ताकि उसकी आइडेंटिटी सबके सामने बन जाए और वो पुलिस को चैलेंज कर सके। अब आगे चंद्रकांत के कुछ दोस्त बताते हैं कि एक बार चंद्रकांत की किसी से लड़ाई हो गई थी तो उन लोगों ने चंद्रकांत को चाकू से मारने की कोशिश करी, पर चंद्रकांत को उनके दोस्त हॉस्पिटल ले गए थे और वो बच गया था। जिसके बाद उसने ठीक होकर जूडो कराटे सीखा और उन लोगों को उसने ढूंढ कर मारा जिन्होंने उसको चाकू मारने की कोशिश की थी। चंद्रकांत से पुलिस को यह भी पता चलता है कि 2003 में उसने 4-5 लोगों को भी मारा था, यानी अब तक वो 7 लोगों को बेरहमी से मार चुका था और आगे भी वो ऐसा ही करने वाला था। पुलिस सिर्फ उसके बयान से ही कोर्ट में ये प्रूव नहीं कर सकती थी कि वो सारे मर्डर्स उसने किए हैं, क्योंकि चंद्रकांत कोर्ट में बिना एविडेंस के अपने बयान से भी पलट सकता था। इसीलिए पुलिस ने यमुना नदी के उस इलाके में विक्टिम्स के कटे हुए सर ढूंढना चालू कर दिया। उन्होंने वो कटे हुए सर ढूंढने की बहुत कोशिश करी लेकिन उन्हें किसी का भी सर नहीं मिला और तभी एसीपी सुंदर सिंह ने वहां पे एक कुत्ते को किनारे की तरफ तैरते हुए देखा और उन्होंने दिमाग लगाया कि शायद कुत्ते उस कटे हुए सर को बाहर ले गए होंगे। उसके बाद उन्होंने किनारे पर वो कटे हुए सर ढूंढने की कोशिश करी और झाड़ियों में उन्हें एक खोपड़ी मिली। चंद्रकांत को जब वो खोपड़ी दिखाई गई तो उसने कहा कि ये खोपड़ी दलीप की है, पर एसीपी को उसके बयान पे शक हुआ क्योंकि दलीप के मर्डर को ज्यादा से ज्यादा 5 दिन हुए थे और इतने में ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि खोपड़ी का सारा मांस ही हट जाए। इसी वजह से एसीपी सुंदर ने कोर्ट से डीएनए टेस्ट की मांग की और पुलिस चंद्रकांत के हैदरपुर वाले घर भी गई जहाँ उन्हें 3 चाकू मिले जिनसे चंद्रकांत ने मर्डर्स किए थे और उसके साथ वहाँ पे उन्हें कुछ खून की बूंदें भी मिली जिनको पुलिस ने फॉरेंसिक में भेज दिया। फिर हमें कुछ फोटोग्राफ्स दिखाई जाती हैं जो कि उस वक्त पुलिस को नहीं मिली थी और फोटोग्राफ चंद्रकांत ने अपने कैमरे से खुद ली थी जिनको उसने मर्डर करने से पहले बंदी बनाया था और तब तक ये फोटोग्राफ सिर्फ गाँव वालों के पास थी। फिर हमें उन लोगों का इंटरव्यू दिखाया जाता है जो कि चंद्रकांत के गाँव के लोग थे और ये इन लोगों का कैमरा के सामने पहला इंटरव्यू था। गाँव में रहने वाला अखिलेश बताता है कि चंद्रकांत को झूठ से काफी नफरत थी। गाँव में भी उसने बहुत लोगों का खून किया था। कपूरदास नाम के एक आदमी की एक बार चंद्रकांत से लड़ाई हो गई थी और एक शाम को कपूरदास सब्जी लेकर लौट रहा था। वहाँ पे चंद्रकांत ने अपने भाई के साथ मिलकर उस पे फायर करके मार डाला था और उसने दिल्ली में भी उनके गांव के लोग मुरली शाह और उमेश झा को मारा था। आगे चंद्रकांत का दोस्त बताता है कि एक जगह वो चंद्रकांत के साथ मजदूरी करता था और उन्हें चंद्रकांत के बारे में पता चल गया था कि वो रातों रात टीवी की शॉप से टीवी चुरा लेता था। उन्होंने एक साथ 3.5 साल बिताए और फिर कसम खाई कि आज से वो ये काम नहीं करेंगे। ये सुन के चंद्रकांत ने उसे मारने की धमकी दी थी और एक बार जब वो उसे मारने आया था तो वो 2 मंजिल की बिल्डिंग से कूद गया था। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का कहना था कि चंद्रकांत का इंटेंशन था कि वो लोगों को कंट्रोल कर सके और चंद्रकांत का दोस्त बताता है कि वो लोगों को मारने से पहले उनके हाथ पैर बांध देता था और एक बार चंद्रकांत ने उसके भी हाथ पैर बांध दिए थे। चंद्रकांत का दूसरा दोस्त बताता है कि चंद्रकांत मंगोलपुरी में किराए पे रहता था लेकिन मकान मालिक ने एक दिन उसको कमरा खाली करने के लिए कहा, इसीलिए उसने बगल में ही एक दूसरा घर ले लिया और वहाँ पे रहने लगा। सामान रखवाने के लिए वो भिडू को बहला कर ले गया था और जब वो उसके घर के अंदर गया तो उसने वहाँ पे मुरली शाह को देखा और वहाँ 2 लोग और थे जिनको उसका दोस्त नहीं जानता था। वो कहता है कि चंद्रकांत ने उसे भी मारने की कोशिश की थी और उसे धमकी देकर चुप रहने के लिए कहा था। एक बार चंद्रकांत जब खाना लेने गया था तो उसने सबकी रस्सी खोल दी थी और सभी लोग वहाँ से भाग गए थे। मुरली शाह सबूत के तौर पर कैमरा भी वहाँ से ले आया था। फिर मुरली शाह का भाई बताता है कि उस फोटो में 3 लोग थे जिनके हाथ पैर मुंह बंधे हुए थे और वो सारे लोग मरे हुए थे। चंद्रकांत को पुलिस ने जेल में डाल दिया था और वो लोग चाहते थे कि वो अंदर ही सड़ के मर जाए। चंद्रकांत पर 8 मर्डर्स का आरोप था जिसमें से वो 3 मर्डर के लिए ही दोषी पाया गया था क्योंकि बाकी लोगों के मर्डर्स के पुलिस के पास सख्त सबूत नहीं थे और ये वही 3 लोग थे जिनकी डेड बॉडी तिहाड़ जेल के बाहर मिली थी। मंडे को एक केस में उसे उम्र कैद की सजा हुई और ट्यूसडे को दूसरे केस में फांसी की और आखिर में अदालत ने चंद्रकांत को उम्र कैद की सजा सुनाई। चंद्रकांत का लॉयर बताता है कि वो ऐसे ही लोगों को मारता था जो कि चोरी करते थे और वो मैनेजर थे और वो नॉनवेज खाकर झूठा बर्तन छोड़ देते थे। उसके लॉयर से लॉ की किताब मांग कर पढ़ता भी था क्योंकि वो खुद की डिफेंस करने के लिए तैयार होना चाहता था। सुंदर सिंह कहते हैं कि उसे उस केस की बारीकियां पहले से मालूम थी और उसकी मेमोरी बहुत ही शार्प थी और वो हर चीज याद रखता था। अनिल की वाइफ भारती का कहना था कि वो लोग दिल्ली में रहने आए थे और उसका पति सब्जी बेचता था और पंजाब में वो धन काटने जाता था। जब उसका बच्चा पेट में था तो वो उसे मायके छोड़कर आ गया था और जब वो वापस आई तो उसने अपने पति को जेल में पाया था। इसके बाद से उसके पति से उसका कॉन्टैक्ट टूट गया और अनिल की वाइफ को लगने लगा कि शायद वो बाहर कमाने गया है या फिर वो जेल में ही बंद है। जिसके बाद पुलिस वालों ने उसके पैसे भी
दिखाए थे और 3 साल बाद उन्होंने उसे बताया कि अनिल की मौत हो चुकी है। वो लोग गरीब भी थे तो वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, तो वो बस इतना चाहते थे कि चंद्रकांत को कड़ी से कड़ी सजा मिले। फिर हमें बताया जाता है कि दिल्ली में हर साल कई सारे लोग माइग्रेट करते हैं। दिल्ली के लोगों का बिहेवियर उनके साथ अच्छा नहीं होता है और शायद यही कारण था चंद्रकांत की मेंटालिटी बुरी होने का। एक बार के लिए चंद्रकांत को कोर्ट पेरोल पर भी भेजता है, पर ऐसा भी हो सकता था कि चंद्रकांत वापस से कुछ ऐसा जुर्म करे। इसके साथ ये सीन कट हो जाता है और ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है, जिसके साथ हमें बताया जाता है कि चंद्रकांत अब तिहाड़ जेल में है और वो सजा काट रहा है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी रियल लाइफ सीरियल किलर चंद्रकांत की कहानी। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मेरी विनती है कि आप सभी प्लीज कमेंट करिए, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं